हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगयान चैनल पर। आज है मध्यकालीन भारत की अंतिम क्लास। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास जो पढ़ रहे हैं कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा पूरा हिस्ट्री वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा 20 क्वेश्चन का 50 में से 20 क्वेश्चन आता है। 12 मार्क्स का आता है हिस्ट्री और 8 मार्क्स का आता है 8 मार्क्स का इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा आज। तो 20 मार्क्स का पूरा सिलेबस कवर करते हुए आज हम लोग मध्यकालीन भारत को समाप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखां में एक मित्र शासक को लाना। देखिए, बल्ख और बदखां जो स्थान थे उसमें क्या था, उसमें शाहजहां को अपना मित्र शासक लाना था ताकि वहाँ से जो रास्ता निकलती थी वो पूरी तरीके से उसके लिए खुली रहे। तो शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? बल्ख और बदखां में मित्र शासक को लाना। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। कंधार मेन रूप से ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी। कंधार से निकल जाने से मुगल शासकों को एक बड़ा धक्का पहुंचा सामरिक महत्व केंद्र के दृष्टिकोण से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन देख लीजिएगा। जिसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है एक बार। जिसने मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की वो कौन था? शाहजहां था। शाहजहां ने वर्ष 1645 में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बल्ख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? जगत सिंह को। कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तथा दक्कन का कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का प्रभारी था? जिसको दक्कन का प्रभार दिया गया था औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? पीर जुमला। पीर जुमला, ये इंपॉर्टेंट है। पीर जुमला ने शाहजहां को क्या उपहार में दिया था? कोहिनूर हीरा। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रचलित सिजदा की प्रथा को समाप्त कर दिया। एक तो क्वेश्चन हमने जब आपको बलबन पढ़ाया था तब ये भी पढ़ाया था कि बलबन ने कौन कौन सी प्रथाएं शुरू की। एक सिजदा प्रथा शुरू की थी और दूसरी कौन सी प्रथा शुरू की थी? आप याद करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, उसका नाम पासे है। ठीक है, बताइए तो पूरी बता दूँ? नहीं, पूरी नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। बलबन ने 2 प्रथाएं शुरू की थी अपने दरबार में, एक सिजदा और एक पासे। क्या है बताइए? ठीक है, सिजदा की प्रथा को समाप्त किसने किया? शाहजहां ने। शाहजहां ने। जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा किसकी पुत्रियां थी? शाहजहां की। किसकी पुत्रियां थी? शाहजहां की। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल चर्चा में है, इसको याद रखिएगा। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी? दारा सिकोह को। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां ने किसे दी? दारा सिकोह को। मुगल काल के किस शासक के शासनकाल में दक्षिण भारत में पहली बार अकाल पड़ा? शाहजहां के शासनकाल में। किस मुगल शासक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी सौतेली मां को कैद कर दिया? शाहजहां ने। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए जिसने शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? कविंद्राचार्य। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनाया? शाहजहां ने। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? ताजमहल में। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? ताजमहल में। ताजमहल कैसी इमारत है? मकबरा है। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी आगरा में? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने। जिस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया? शाहजहां ने। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में शाहजहां ने। दिल्ली में इन्होंने जामा मस्जिद बनवाई थी और आगरा में मोती मस्जिद। मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां को। शाहजहां के काल को। उपनिषद का फारसी अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? शाहजहां के शासनकाल में। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम? दारा सिकोह। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया? सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर, ये पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सिर्रे अकबर किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो आप बताएंगे उपनिषद का। सिर्रे अकबर का लेखक कौन था? दारा सिकोह। कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम। जिस शासन का इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? A.L. श्रीवास्तव। शाहजहां के समय भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था? पीटर मुंडी। जिस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब ने किसको
उज जमानी की उपाधि प्रदान की, जहां आरा को, जहां आरा को। मुगल बादशाह जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान सिकोह। मुगल बादशाह जिसने श्रीनगर और गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान सिकोह। धर्मत का युद्ध जिसके बीच लड़ा गया, औरंगजेब और दारा सिकोह। औरंगजेब और दारा सिकोह। औरंगजेब ने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को 1668 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत स्थित है कहाँ पर? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। जिस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की 1686 में। औरंगजेब ने गोलकुंडा का विजय किया 1687 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया था वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। जिस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, औरंगजेब। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया, औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब के जिस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी, अकबर। औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना, मोहम्मद मोआजम। सम्राट औरंगजेब की पुत्री कौन थी, मेहरुनिस्सा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन बंद करा दिया था, औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में हुए द्वितीय जाट विद्रोह का नेता कौन था, राजा राम। देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फैक्चुअल याद करना है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। और आप ये मान लीजिए कि अभी तक जितना हिस्ट्री में आपने कवर कर लिया है, जितना हमने आपको कवर करा दिया, अगर आपने पूरा कवर कराया तो 17 से 18 क्वेश्चन आपके 20 में से सही होंगे। अगर आपने पूरा एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री तीनों पढ़ लिया, एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न में इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कवर हो जाएगा, तो लगभग जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 17-18 क्वेश्चन आपके सही होंगे। 100% का मैं भी दावा नहीं करता, क्योंकि आयोग अपने हिसाब से 1-2 क्वेश्चन ऐसे बनाता है जो शायद ही कवर हो पाए, ठीक है। तो लेकिन बस इतना दावा कर रहा हूँ, उतना आप पढ़िएगा। और इसकी PDF आप जानते हैं कि टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पूरा आपको जो पेड कोर्स वाला मटेरियल है वो फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी इसकी। महिला शासकों का सही क्रम क्या था, पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और अहिल्याबाई। जजिया कर को अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया। किस मुगल बादशाह द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया था, औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया। औरंगजेब की मृत्यु किस जगह हुई, अहमदनगर। बीबी का मकबरा जो द्वितीय ताजमहल के नाम से विख्यात है, औरंगाबाद में है। इसका निर्माता कौन था, औरंगजेब का मकबरा स्थित है दौलताबाद में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। मुगल शासन के द्वारा जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान क्या कहलाता था, मीर बख्शी, जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया, मनूची को। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था, सेना संगठन। मतलब जो सेना का प्रमुख था उस पर भू राजस्व के अधिकारियों के पर्यवेक्षण का भी दायित्व था। अहदी बे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिसका आसन्न कर्नल था। मतलब अहदी बे घुड़सवार कहलाते थे जो किसी सरदार के अंतर्गत नहीं थे, बल्कि सम्राट के सीधे अधीन थे, ठीक है। वो अपनी सेवाएं जो थी वो एकल रूप से प्रदान करते थे, वो किसी सरदार के अंतर्गत नहीं आते थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब मतलब लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी कि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सही है, इसमें 33 वर्ग थे। मनसबदारों को मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। समस्त कार्रवाई एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। उनका सवार पदजात पद से अधिक नहीं हो सकता था। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया, जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद ए मास निश्चित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। मुगल मनसबदारी के संबंध में सही है, इसमें जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार की 3 श्रेणियां होती थी किस काल में, मुगल काल में। मुगल मनसबदारी में 3 श्रेणियां होती थी। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी तथा मनसबदारों का चयन होता था योग्यता के आधार पर।
मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। देखिए मनसबदारी प्रथा जो थी वो अकबर से संबंधित सबसे ज़्यादा थी। अकबर ने मनसबदारी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित किया और मनसब कई मनसबों को बांटा था। ठीक है, तो मनसबदारी से संबंधित मुगल काल तो है ही, अकबर का काल भी है। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य था लगान निर्धारण का तरीका। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। मुगल जागीर क्या है? किसी मनसबदार को समनुदेशित नगद वेतन मुगल जागीर है। मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ किया गया था अकबर द्वारा। मुगल प्रशासन में भू राजस्व एकत्र करने का अधिकारी किसको कहा जाता था? आमिल को। मुगल दरबार में मनसबदार के खड़े होने का स्थान सुनिश्चित होता था जात दर्जे द्वारा। मुहतासिब नामक अधिकारी के पद का सृजन श्रेय दिया जाता था औरंगजेब को। मनसबदारों के बारे में सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। किसी राजा ने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? अकबर ने। किस राजा ने चलाए थे राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के? अकबर ने। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाम्बुल मक्का कहा जाता था? मक्का का द्वार, सूरत बंदरगाह को। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। मुगल काल में मौल्यम का अर्थ था व्यापारिक जहाज़ों पर दिशा सूचक यंत्र लगाने वाला कर्मचारी। व्यापारिक जहाज़ों पर दिशा सूचक यंत्र लगाने वाला कर्मचारी मौल्यम कहलाता था। भूमि इक्ता, दिल्ली के सुल्तान के शासन में भूमि को इक्ता जागीर मुगल काल में था, जागीर मुगल काल में। और जब सल्तनत काल था तो इक्ता व्यवस्था लागू थी। कौन सी इक्ता व्यवस्था किसने सबसे पहले लागू की? कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको सल्तनत काल में पढ़ा चुके हैं। इक्ता व्यवस्था सबसे पहले किसने लागू की? सल्तनत काल में हमने आपको पढ़ाया है, मतलब सल्तनत काल टॉपिक पढ़ाते हुए पढ़ाया था, सल्तनत काल में नहीं पढ़ाया है। गुजरी महल बनवाया था किसने? पान सिंह ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है दतिया में। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। मुगल भवनों में से किसने यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल बराबर था? ताजमहल। ताजमहल किस पत्थर से बना हुआ था? सफ़ेद संगमरमर। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है किसमें? ताजमहल में। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अकबर के समय में किस वास्तुकला शैली का प्रयोग किया गया? हिंदू ईरानी। चार बाग पद्धति का उदाहरण मिलता है रामबाग। चार बाग पद्धति का पहला उदाहरण मिलता है रामबाग। पित्रा ड्योरा का प्रथम प्रयोग किस मुगलकालीन इमारत में किया गया? एतमादुद्दौला का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी के किले में स्थित कौन सा भवन पूर्णतः हिंदू शैली का नमूना है? पंचमहल। रविया और दौरान का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। चार बाग पद्धति पर बना प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा। चित्रकला का विषय था युद्ध, दृश्य, पशुपक्षी, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली प्रारंभ किया गया था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है जिसने अपना प्रभाव छोड़ा पहाड़ी राजस्थानी कांगड़ा कला पर। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन जिसके द्वारा किया गया? अब्दुस इस्मत। हुमायूं और अकबर ने चित्रकला किससे सीखी थी? अब्दुल इस्मत। मुगल काल में कौन सा रूप चित्रकार था? विशुनदास। जहांगीर द्वारा नारिल उल उम्र की उपाधि किसे दी गई? मंसूर। जहांगीर को किसके द्वारा जेम्स प्रथम का एक रूप चित्र दिया गया? सर टॉमस को। कान जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन और अकारेजा। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? चित्रकला की। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। औरंगजेब की दक्षता जिस संगीत वाद्य को बजाने में थी वो कौन सी थी? बीड़ा। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? 5। देखिए मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार मंगाया वो लिया पारसियों से। थोड़ा स्पीड में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज हम लोगों को मध्यकालीन भारत खत्म करना है। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अकबर के शासनकाल में द्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। इस्लाम ग्रहण करने के पश्चात तानसेन का नया नाम पड़ा अता अली खां।
मुगल कालीन साहित्य बाबर तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। साहित्य से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए साहित्य, ठीक है। मुगल काल में जिस महिला ने ऐतिहासिक विवरण हुमायूंनामा लिखा, गुलबदन बेगम, ये बाबर की पुत्री थी। हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिर, हुमायूंनामा, ख्वाद मीर, आलमगीरनामा, मोहम्मद काजिम, नुस्खा ए दिलकुशा, भीमसेन, तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन, चंद्रभान बहमन ब्राह्मण, इकबालनामा जहांगीरी, मुअत्तमद खां। जिस मुसलमान विद्वान का प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, अब्दुल रहीम खान खाना। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। अब ये भी क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है कि शाहजहाँ के शासन का राजकीय इतिहासकार कौन था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा अच्छे से। अनवार ए सोहली, जिस ग्रंथ का फारसी अनुवाद था वह है पंचतंत्र। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? अनवार ए सोहली। मुगलों की अदालत एवं दरबार की भाषा थी फारसी। एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तालीक कवि हृदय राजा, जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, राजा सावंत सिंह। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। कौन सी भाषा मुगल काल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित थी? फारसी। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया, तब उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते हाउस का वर्णन किया, उसका नाम क्या था? ट्रेवेनियर। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया? सिर अकबर। अकबर की जीवन गाथा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। अकबर के शासन में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से किया गया? रज़्मनामा। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया गया था ताजुल माली के नाम से। किसने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्र का व रसिक प्रिया का रचना की? केशव दास। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया? पाहमनगा। ठीक है, तो ये मुगल काल का जो साहित्य था उसको जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन के बारे में कुछ फैक्ट्स। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय में पूर्वंतवा एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। जिस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यवस्था की? फर्रुखसियर। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? रफ़ी उद उल्लाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। इसी के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया और तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लूट के ईरान ले गया। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कोहिनूर और तख्ते ताउस कौन ले गया? तो नादिर शाह ईरान ले गया था। और किसके समय में आक्रमण किया था? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह को रंगीला के नाम से जाना जाता, मोहम्मद शाह को। जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था, मोहम्मद शाह का। जिस मुगल शासक बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बादशाह जिसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह सेकंड जफर। बहादुर शाह जफर के बारे में सही हुआ बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असम उल्लाह गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए की पेंशन पाता था। कम पाता था जब बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया था 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित की? सवाई जय सिंह ने। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? राजा सवाई जय सिंह। जिसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर कहते हैं बनवाई? जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई वेधशालाएं हैं दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में, बनारस में। ये याद कर लीजिएगा, आ चुका है क्वेश्चन। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित थी, जयपुर के सवाई मान सिंह। आमेर के किसने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया? सवाई जय सिंह ने। विदेशी यात्री जहांगीर के शासन में विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो। शाहजहां के शासन में ट्रेवेनियर। औरंगजेब में मनूची। इक्ता दिल्ली के सुल्तानों द्वारा की गई भू राजस्व व्यवस्था। जागीर मुगल काल में। और अमरम विजयनगर। ये तीनों याद कर लीजिएगा। ये अलग क्वेश्चन, ये अलग मिक्स मत कीजिएगा। ये विदेशी यात्री हैं और ये भू राजस्व की व्यवस्था है। ठीक है,
मोकास, मराठा के समय भूराजस्व की व्यवस्था में जो भूमि थी उसको मोकास कहते थे। जिस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, मक्का का द्वार, सूरत। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। सही कालानुक्रम रानियों का क्या है? पद्मनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। सही क्रम युद्धों का क्या है? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। तो मुगल काल ये था, ये कंप्लीट हो गया है। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन फिर भी आपको अभी 5-7 मिनट और देना पड़ेगा। एक दूसरी क्लास कर लेते हैं और पूरा मध्यकालीन भारत समाप्त करते हैं। सिख संप्रदाय के कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु अंगद को। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु अंगद देव ने। अमृतसर शहर की नींव किस सिख गुरु ने रखी? गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? गुरु रामदास। अमरदास मंजी धार्मिक साम्राज्य के भाग थे। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ लिखा। जिस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? गुरु अर्जुन देव। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने, जिसे उनके तत्कालीन मुगल शासकों ने मृत्युदंड दिया। गुरु अर्जुन देव को भी मृत्युदंड दिया गया था और गुरु तेग बहादुर को भी। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? गुरु हरगोविंद ने। जिस सिख गुरु को मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर को। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? गुरु गोविंद सिंह का। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई 1699 ईस्वी में। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह दल खालसा की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है, उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था खालसा का गठन किया था। 21 जनवरी को जन्मदिवस मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी का। खालसा पंथ प्रारंभ हुआ 1699 ईस्वी में। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव और लक्ष्मण देव। उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है? हेमकुंड। ठीक है, ये हो गए आपके सिख संप्रदाय से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग मराठा संप्रदाय से मराठा राज्य से संबंधित प्रश्न पढ़ लेते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। और शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 ईस्वी में। दोनों क्वेश्चन आ चुके, अच्छे से याद कर लीजिए। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्ता हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के मध्य। शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कब किया था? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में ही छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी के राज्य की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। रायगढ़ का किला किस शासक का था? मराठा शासक शिवाजी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। संत रामदास शिवाजी के जो गुरु थे, कौन थे रामदास शिवाजी के गुरु? आपने से ये भी क्वेश्चन पूछा था, शिवाजी के गुरु कौन थे? संत रामदास। को किसके शासनकाल से संबंधित है? औरंगजेब के शासनकाल से। शिवाजी ने मुगलों को जिस युद्ध में हराया था? सलहार। मराठों के उत्कर्ष का कारण था धार्मिक चेतना, भौगोलिक व्यवस्था, राजनैतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। किस यूरोपियन शक्ति ने शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए? पुर्तगाली। किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपे प्रदान की? अंग्रेज। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? अफजल खां। 1680 की प्रमुख घटनाएं। शिवाजी का देहांत। खेड़ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ताराबाई और साहू। पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर क्या कहलाता है? चीत। गुरुल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य में थी? शिवाजी के राज्य में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसकी थी? मराठा या शिवाजी की? शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको कहते थे सुमंत। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे अष्टप्रधान से, लेकिन प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं रखता था, क्योंकि अंतिम प्रभार जो होता था वो राजा के पास रहता था। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान में सेना नायक को कहा जाता था सर नौबत। मराठा सरदार को चौथ वसूलने में दिया जाने वाला धन कहलाता था मुकासा। सरदेशमुखी शब्द किससे संबंधित है? राजस्व से संबंधित है। मराठा संघ 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। उसका नाम क्या था? ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? बसीन की संधि ने। पेशवाओं की महानता की नींव किसने रखी थी?
बाजीराव ने। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसके द्वारा पराजित किया गया? अफगान। संभाजी के बाद जिसने मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। मराठा पेशवाओं का सही क्रम है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव। ये सही क्रम हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी लिस्ट के रूप में पढ़ा चुके हैं। छत्रपतियों का सही क्रम है संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय और छत्रपति साहूजी महाराज। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में प्रसंग बन गया, क्योंकि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, जिसके समय में मराठा राज्य नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बालाजी राव। सरंजामी प्रथा जिससे संबंधित है? मराठा भूराजस्व प्रथा से। जिस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 को स्वयं देखा? काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई करने का तात्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। वह रोहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, नजीब खान। मॉडी लिपि का प्रयोग जिसके विलेखों में किया गया? मराठों के। मैग्ना कार्टा ऑफ द मराठा एम्पायर किस संधि को कहा जाता है? दिल्ली की संधि, जो 1719 में हुई थी। हिंदू पद राजशाही का प्रचार किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने। किस संधि द्वारा छत्रपति की सभी शक्तियां पेशवा को प्राप्त हुई थी? संगोला की शक्ति द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की नींव किसे जाती है? सूरत की संधि को। तो इस तरीके से मराठाओं का बारे में, सिखों के बारे में और मुगलों का लास्ट समय जो मुगलों का पतन था वो भी हमने पढ़ लिया और पूरा मध्यकालीन भारत हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ आपको क्या करना है? एमसीक्यू और लगाने हैं। अगर टाइम मिला तो हम करा देंगे, नहीं तो आप किसी भी बुक से एमसीक्यू और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर पर। धन्यवाद।